जय हिंद मित्रों। आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक, जो कि ये एक केबल पे भी चैनल चलता है और हम लोग यूट्यूब चैनल भी है, केबल पे भी है, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी है, प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते एक सेगमेंट में जो है एक हेल्थ से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और पॉलिटिकल संबंधित हम चीज़ों को लेके आते हैं और जिसकी विशेषज्ञता होती है उनको विशेषज्ञ को हम सामने रखते हैं। इसी सिलसिले में आज जो है हेल्थ में हम लोग आए हुए हैं और ये हेल्थ जो है वो आपके दौलतपुर रोड पे पड़ता है, सरस्वती मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर विकास कुमार जी, जो यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं यूरो से संबंधित होती है और किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को जो धन्यवाद देते हैं कि अपने बिजी समय में से हम लोग को 10 मिनट का समय दिए हैं। और मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना परिचय दें पूरा, उसके बाद हम अपने प्रश्नों का कार्य। नमस्ते। मैं डॉक्टर विकास कुमार। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है सरस्वती मल्टी स्पेशलिटी सेंटर दौलतपुर रोड पे, यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा मैं गैलेक्सी हॉस्पिटल में भी जाता हूँ। अ, ये यूरोलॉजी एक विभाग है जो मूत्र रोग से संबंधित सारी समस्याओं के लिए होती है। किडनी की पथरी, प्रोस्टेट संबंधी समस्या, पेशाब की थैली में ट्यूमर होना, पेशाब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, किडनी का ट्यूमर, ये सब से हम लोग डील करते हैं। डॉक्टर साहब, जो कि सबसे पहला सवाल जो है कि जो कि जनरल देखने में भी आता है कि एक एज होता है, उस एज के बाद यूरिन संबंधी जिसको प्रोटेस्ट हम सब कह सकते हैं, वो समस्याएं होती है। तो वो समस्याएं होने का कारण क्या है और ये क्यों समस्याएं होती है? क्या ये एज फैक्टर होते हैं? जी, एज रिलेटेड डेफिनेटली होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि है जो पेशाब की थैली के नीचे स्थित होता है और ये पेशाब की नली को घेरे होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये पेशाब की थैली है और ये पेशाब का रास्ता है और यहाँ ये जो वाइट आप देख रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये जो ग्लैंड है पेशाब के रास्ते को घेरे हुए है और एक एज 45-50 ईयर्स के बाद ये धीरे धीरे आकार में बढ़ता है। ये सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है। 50 के आसपास एज के बाद धीरे धीरे बढ़ता है और इसके बढ़ने से पेशाब के रास्ते में रुकावट आती है। इस रुकावट के कारण कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे पेशाब के धार में कमी आना, जल्दी जल्दी पेशाब जाना, पेशाब रुक रुक कर होना, रात में बार बार पेशाब जाना, कभी कभी पेशाब में इन्फेक्शन होने के कारण जलन होना या खून आना, ये सारी चीज़ें प्रोस्टेट से संबंधित हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या इसको हम एक तरीके से स्टोन या जिसको हम लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में पथरी बोलते हैं, इसको इससे संबंधित माना जा सकता है, जो कि बहुत सी भ्रांतियां हैं अभी? नहीं, पथरी होना एक अलग चीज़ है। हालांकि प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण भी पथरी बन सकता है, बट पथरी एक अलग समस्या है। पेशाब के रास्ते में, किडनी की नली जो यूरेटर बोलते हैं उसमें, पेशाब की थैली में कहीं भी बन सकता है। प्रोस्टेट बढ़ने के कारण कई बार अगर लोग इग्नोर करते हैं तो उससे पेशाब की थैली में पथरी बनने का चांस होता है, क्योंकि पूरा पेशाब खाली नहीं हो पाता है, वहाँ पेशाब जमा रहने के कारण वहाँ पे प्रेसिपिटेट होके स्टोन बन जाते हैं। तो प्रोस्टेट के कारण पथरी बनता है, लेकिन पथरी हमेशा प्रोस्टेट के कारण हो ऐसा नहीं है। सब प्रोस्टेट अगर होता है तो इसके शुरुआती सिम्टम, लक्षण, वो क्या होते हैं? जैसा मैंने अभी बताया, प्रोस्टेट जब बढ़ना शुरू होता है तो कई बार तो ये अल्ट्रासाउंड में लोगों को पता चलता है, जबकि उन्हें पेशाब में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब तक वो सिग्निफिकेंटली पेशाब के रास्ते में रुकावट नहीं डालती तब तक कुछ सिम्टम नहीं होता है। और जब सिम्टम होते हैं तो जैसा मैंने बताया, पेशाब के फ्लो का कम होना, पेशाब रुक रुक के होना, जल्दी जल्दी पेशाब जाना, रात में बार बार पेशाब जाना और पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाना। जैसे लगता है कि पेशाब लगने पे तुरंत भागना है, जाते जाते कपड़े में हो जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा कभी कभी पेशाब में इन्फेक्शन होना, पेशाब में खून आना, ये सिम्टम्स होते हैं। कभी पेशाब बिल्कुल रुक जाने के कारण
मरीज को बहुत दर्द होता है और वो पेशाब कर ही नहीं पाते हैं, उसको एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड। इसमें से कुछ भी होने पर आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज और भी ये सुनने और देखने और पढ़ने को मिला कि ये जो होता है क्या ये जेनेटिक है, वंशानुगत बीमारियां भी है, ये कुछ सिम्टम ऐसे आते हैं? जी हाँ, थोड़ा इसमें फैमिलियल टेंडेंसी होता है फैमिलीज़ में, जिनका खासकर प्रोस्टेट का जो कैंसर कभी-कभी होता है, वो भी उसमें भी फैमिलियल टेंडेंसी देखा जाता है कि जिनकी फैमिली में अगर एक या एक से ज़्यादा लोगों को प्रोस्टेट कैंसर है, तो उनमें होने के चांस होते हैं। हालांकि जो दूसरी जो कॉमन समस्या है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जो कि जिसमें कैंसर नहीं होता है लेकिन प्रोस्टेट बढ़ के पेशाब की सारी समस्याएं देता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा फैमिलियल ये नहीं होता है, बट हाँ एक फैमिली में कई लोगों को हो सकता है। खासकर ये पुरुषों में ही होता है, तो लगभग हर पुरुष में 50-55 साल के बाद किसी में जल्दी किसी में देर से प्रोस्टेट से संबंधित रुकावट या यूरिन समस्या होती है। जैसा कि सुनने में आया डॉक्टर साहब कि ये भी जो है वो लगभग आधे मिलियन आबादी को होते जा रही है ये भी, जस्ट लाइक डायबिटीज और बीमारी की तरह। लेकिन डॉक्टर साहब जैसे कि मान लीजिए कि हमको हुआ, क्योंकि मुझे एकाएक हुआ, ये तो मैं एग्जामिन नहीं कर पाया अपने आप को, और यूरिन पास बार बार हो रहा है, तो एक जगह ये भी थोड़ा सा आदमी को सोचने की वजह से कि ऐसा तो नहीं कि आई एम डायबिटिक। डायबिटिक में भी यूरिन पास बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी रोकने रात को जो है सोते सोते ही हो जाते हैं। तो इसको कैसे वो डिफाइन करेगा, या तो जांच कराए या तो कोई और भी विधि समझ सकते देखिए, शुगर बढ़ने से या अनकंट्रोल्ड शुगर होने से, डायबिटीज़ होने से डेफिनेटली ऐसी समस्या आती है कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में आप अगर किसी को पेशाब बार बार हो रहा है तो इग्नोर ना करें, किसी फिजिशियन को या यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर शुगर शुगर से रिलेटेड समस्या होगी तो फिजिशियन देख लेंगे, अन्यथा वो रेफ़र कर देंगे यूरोलॉजिस्ट को। इसको बिना जांच किए हुए, बिना शुगर और अल्ट्रासाउंड और पेशाब से रिलेटेड जांच किए बिना खुद से डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है कि ये मुझे शुगर के कारण हो रहा है। तो जिस कारण से भी हो रहा है, अगर पेशाब की समस्या है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हैं? डॉक्टर साहब जो अगला सवाल है कि ये किस अवस्था में ये भस्मासुर हो जाता है, यानी जस्ट लाइक अगर हम ले कर्क रोग, कि ये कर्क रोग का मतलब जनरल लैंग्वेज में कैंसर, ये कैंसर के रूप में क्या हो जाता है, और इसकी स्टार्टिंग की जो स्टार्टिंग पीरियड होती है कैंसर की, उस समय जो अगर चला पता चल जाए तो जल्दी हो जाता है, या फिर ये भी मृत्यु की कगार पर लेकर पहुंच जाता है? क्या इसमें भी स्टेप 1 स्टेप 2 थर्ड केस हो जाता है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, जैसा मैंने बताया, प्रोस्टेट में दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक है जो सबसे कॉमन है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, वो कैंसर नहीं होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में यही बीपीएच जो होता है जिसके कारण पेशाब की समस्या होती है, और बीपीएच के कारण कैंसर हो ऐसा नहीं होता है। बीपीएच और कैंसर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और बीपीएच जिनमें हुआ उनमें आगे चल के कैंसर हो जाए ऐसा नहीं है। किसी भी पेशेंट में कैंसर हो सकता है, बट बीपीएच के कारण कैंसर नहीं होता है। प्रोस्टेट कैंसर दूसरी समस्या है, वो अलग है। दोनों के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, इसलिए सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, पेशाब से संबंधित समस्या आ रही है, तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि जो सिम्टम्स बीपीएच में होते हैं वही लगभग सिम्टम्स प्रोस्टेट के कैंसर में भी होता है। वो चीज़ जब हम लोग प्रोस्टेट को छू के देखते हैं, उसका जांच करके देखते हैं, तो समझ में आता है कि ये बीपीएच है या प्रोस्टेट कैंसर है। तो ये चीज़ सिम्टम्स के आधार पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। ये कब खतरनाक हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर, जब काफ़ी लेट तक आप इग्नोर करते रहेंगे और इस शरीर में फैल जाए, तब खतरनाक होता है। प्रोस्टेट कैंसर अगर जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, ट्रीटेबल है। ऑपरेशन से, दवाइयों से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और उसको अगर ट्रीटमेंट पूरा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं भी हो पाता है तो उसको काफ़ी टाइम तक उसको कंटेन करके रखा जा सकता है, उसको स्लो डाउन करके रखा जा सकता है। अगर कोई इसको बिल्कुल ही इग्नोर करके, कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो काफ़ी कई साल से परेशानी है और इग्नोर कर रहे हैं, और जब बिल्कुल सारे शरीर में फैल गया है तब आए हैं, तो वैसे में तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपको समस्या हो रही है, आप समय पे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उसको डायग्नोज कर लिया जाता है, तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। इसमें
क्योर होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि ये पूछा जैसे कि कैंसर में वो होता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो क्या इसमें भी होता है स्टेज? बिल्कुल बिल्कुल होता है। इसमें स्टेज 1 जैसे है कि सिर्फ ऑर्गन कन्फाइंड है। स्टेज 2 में ऑर्गन के आसपास पेल्विस में थोड़ा बहुत फैला है। और स्टेज 4 जब आता है, जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाता है, जब मतलब अ, दूर हड्डियों में या दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका है। तो ये चीज़ आते आते काफ़ी टाइम लगता है। ये स्टेज 4 आने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर इग्नोर नहीं करते हैं, जल्दी डायग्नोसिस हो जाती है, तो पूरा जड़ से मिटाया जा सकता है। अगर जल्दी डायग्नोसिस नहीं होती है तो भी दवाइयाँ देके इसको स्लो डाउन किया जा सकता है। और बिल्कुल स्टेज 4 में चला गया है तब तो फिर बहुत खराब प्रोग्नोसिस होती है। तो क्या सब माना जा सकता है कि अगर इसका इलाज सही तरीके से किया तो क्या ये मृत्यु के करीब भी ले जा सकता है? जी, अगर काफ़ी फैल गया है, एग्रेसिव ट्यूमर है, तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। सर लास्ट 2 सवाल कि जैसे कि मान लीजिए कि हमको सर ये प्रॉब्लम हुई और हम अब तक नहीं पहुंचे और यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही, तो और भी शरीर के ऑर्गन्स को कहाँ तक ये हानि पहुंचाती है और किन किन पार्ट्सों को ये ज्यादा प्रभाव? देखिए, अगर अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि पेशाब करने में दिक्कत हो रही है या पेशाब रुक जा रहा है। क्या होता है, ये धीरे-धीरे ये समस्या बढ़ती है। बीपीएच में और प्रोस्टेट कैंसर दोनों में ही अगर पेशाब में रुकावट होती है, तो पहले क्या होगा कि अगर पेशाब की थैली में मान लीजिए 300-400 ml पेशाब भरा है और कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अंदर बच जा रहा है। और धीरे-धीरे ये बढ़ते-बढ़ते क्या होता है कि पूरा ही नहीं कर पाए हैं, पूरा पेशाब रुक गया। या थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं, बहुत जल्दी-जल्दी जाके थोड़ा कर रहे हैं और काफ़ी पेशाब वहाँ रुका रह रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि धीरे-धीरे फिर किडनी पे प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि पेशाब की थैली खाली नहीं हो पा रही है और ऊपर से किडनी से पेशाब बन के नीचे आया जा रहा है। तो एक तरह से जैसे गार्डन पाइप होता है, आप पाइप में आगे प्रेशर डाल रहे हैं तो पीछे से पाइप फेंक देता है, उसी तरह से किडनी पे प्रेशर पड़ के किडनी सबसे पहले डैमेज होना शुरू होती है। किडनी जब डैमेज होती है, किडनी क्रॉनिक रीनल फेल्योर में चला जाता है, जिसके कारण फिर डायलिसिस वगैरह करने की नौबत आ सकती है। और फिर रीनल फेल्योर की सारी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें पेशाब रुकने को अगर इग्नोर किया और क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन अगर हुआ, तो धीरे धीरे फिर किडनी डैमेज होना शुरू होता है। अच्छा, ये लास्ट सवाल कि अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है या बीपी का, तो क्या संभावना एक जनरल आदमी से ज्यादा बढ़ जाती है ये बीमारी होने की? कुछ ऐसा भी है? देखिए, बीपी या शुगर के कारण प्रोस्टेट की समस्या हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ें लगभग को एग्जिस्टिंग होती हैं कई पेशेंट्स में। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है और ओल्ड एज में भी यही होता है। तो इसके कारण जिन पेशेंट में शुगर और बीपी है, उनमें किडनी डैमेज जल्दी होने के चांस होते हैं और पेशाब में इन्फेक्शन बार बार होने का चांस होता है, जिसके कारण शुगर कंट्रोल ख़राब होगा, शुगर कंट्रोल ख़राब होगा तो इन्फेक्शन और होगा, एक विशियस सर्कल बन जाता है। तो बेसिकली ये नहीं कह सकते कि बीपी और शुगर के कारण प्रोस्टेट बढ़ रहा है, लेकिन ये तीनों एक साथ होने पे मैनेजमेंट ज़्यादा टफ हो जाता है और पेशेंट को ज़्यादा दिक्कतें होने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब कुछ एक दो सवाल स्टोन से भी पूछ ले बिल्कुल। स्टोन डॉक्टर साहब क्या है? क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं जैसे कुछ बाहर का चीज खाया या उसमें कुछ कैल्शियम ज्यादा रह गए या कुछ हो गए, उससे स्टोन्स हो जाते हैं, पानी पिया उससे तो ये भ्रांतियां, इसको ये क्या है? देखिए, स्टोन या पथरी जिसको बोलते हैं, बेसिकली हमारा यूरिन जो है एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब पेशाब में कई चीज़ें घुली होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी का वो सॉल्यूशन में बाहर निकलता है। हाँ, टॉक्सिन्स या जो भी वेस्ट जब हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें कई वेस्ट मटेरियल बनते हैं जो कि पेशाब में निकलता है। तो वो चीज़ें घुली होती हैं। आप सिंपल एक्सपेरिमेंट बचपन में पढ़े होंगे फिजिक्स में कि एक पानी लीजिए और पानी में आप फिटकरी या नमक घोलते जाइए, तो कुछ टाइम के बाद वो एक लेवल आएगा जब सुपर सैचुरेशन हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट होने लगेगा। तो वैसे ही अगर हमारा यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसमें घुली हुई चीज़ें प्रेसिपिटेट करने लगती हैं और वहाँ जम के पथरी बना देती हैं।
ये पथरी कई तरह के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, बहुत सी चीज़ें। वो किस चीज़ का बना है उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा स्टोन है। कैल्शियम ज़्यादा खाने से ज़्यादा स्टोन बने ऐसा नहीं है। कैल्शियम अगर किसी कारण से यूरिन में ज़्यादा आ रहा है तो बनेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको स्टोन बन रहा है उनको कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैल्शियम सप्लीमेंट देने से या ऑक्जेलेट जो जैसे कैल्शियम खाने में होता है वो होना भी ज़रूरी है। अगर हम लोग पूरा बंद कर देंगे तो बोन का ग्रोथ वगैरह या बोन का मेंटेनेंस ये चीज़ें रुक जाएंगी। तो ये बिल्कुल नहीं मानिए कि अ, जिनको स्टोन हो रहा है उनको कैल्शियम देना एकदम बंद कर दें, ऐसा नहीं होता है। एक एवरेज अमाउंट हमेशा शरीर में जाना चाहिए। आप उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए यूरिन को डाइल्यूट रखना है। कोई चीज़ प्रेसिपिटेट ना हो उसके लिए क्या है, अगर डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेगा तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो डाइल्यूशन कैसे होगा, पानी ज़्यादा पीने से। तो जो सबसे सरल उपाय है पानी ज़्यादा पीना, जिससे पथरी बनना कम हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक उपाय है, जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो पेशाब में जो चीज़ें घुली हुई हैं उनको प्रेसिपिटेट होने से रोकती हैं, और उनमें सबसे अच्छा चीज़ होता है सिट्रिक एसिड, और वो नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला ये सब में भर के होता है। तो रोज इनमें से कुछ ना कुछ लीजिए तो स्टोन बनने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा होता है फिर यूरिक एसिड स्टोन्स। तो जिनमें हाइपर यूरिकोसूरिया होता है उनमें यूरिक स्टोन बनने के चांस होते हैं। उन पेशेंट्स को दो प्रिकॉशन जो सबसे ज़्यादा लेनी होती है, नॉनवेज कम खाना चाहिए, रेड मीट कम लेना है, और दूसरा पानी ज़्यादा लेना है। पानी ज़्यादा लेंगे यूरिक एसिड घुल के निकल जाएगा, उसको जमने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही मेन कारण और प्रिकॉशन। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं पे रोक रहा हूँ क्योंकि ये होता है कि आजकल ये भी हो गया है WHO के द्वारा कि बहुत जैसे कि हम लोग की कहावत है कि 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर तक पानी पिया जाए, लेकिन अगर रेगुलर हम पानी पी रहे हैं तो ये होता है कि जो अंदर के पोषक तत्व हैं वो भी यूरिन के द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और दिन भर लोग पानी पी रहे हैं और कमजोरी महसूस होती है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। जी बिल्कुल, ये आपने जो बोला WHO द्वारा, मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि WHO रिकमेंडेशन है कि 6 से 8 लीटर पानी पीजिए। ये चीज़ें कई बार कुछ भी ना, WHO ये बताया कि बहुत ज़्यादा पानी पीने से ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा पानी, ऐसे बहुत फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं आजकल कि खूब पीजिए, सुबह उठ के 2 गिलास, फिर 1 लीटर, फिर 1.5 लीटर। नहीं, आपको कितना पानी पीना है वो एक सिंपल चीज़ है। आपका यूरिन आउटपुट 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर के बीच होना चाहिए, ठीक है। यूरिन 24 घंटे में 1.5 से 2 लीटर यूरिन होना चाहिए। उस हिसाब से आपको पानी पीना है। गर्मी का दिन है तो ज़्यादा पीना होगा क्योंकि स्वेटिंग से वाटर लॉस होता है, और फिर यूरिन कॉन्सेंट्रेट होता है, तो उसको 1.5 लीटर के ऊपर लाने के लिए हमें ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप खुद से एक अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे 24 घंटे में कितना पेशाब हो रहा है, और उस हिसाब से उसको मेंटेन करने के लिए अपने पेशाब पानी की मात्रा को बढ़ाना है घटाना है। जाड़े के दिन में स्वेटिंग नहीं होता है, आप अंदर ज़्यादा रहते हैं, तो आपको पानी का लॉस जो है, स्वेटिंग वगैरह कम होता है। तो वैसे में आप अगर 1.5 से 2 लीटर भी लिक्विड लेते हैं 24 घंटे में तो आपका सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि बाकी दाल, दूध, ये सब चीज़ों में भी लिक्विड जाता है, ठीक है। गर्मी में अगर आप बाहर धूप में काम करते हैं तो आपको पानी ज़्यादा लेना पड़ेगा। आप अगर एसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा कम भी पानी पिएंगे तो आपका यूरिन आउटपुट मेंटेन रहेगा, ठीक है। और एक मतलब एवरेज एक अगर मैं बताऊं तो 1.5 से 2 लीटर जाड़े के दिन में, और अराउंड 2.5-3 लीटर के आसपास अगर आप पीते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको काम नहीं करना पड़ रहा है तो 2.5-3 लीटर के आसपास पिएंगे तो आपको 1.5 से 2 लीटर यूरिन होगा। अगर 1.5 लीटर से कम यूरिन होता है तो वो काफ़ी नहीं है आपके शरीर से सारे वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए, ठीक है। और 2 लीटर से ज़्यादा होगा तो फिर आपको समस्या आएगी, आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा। ये और शरीर से जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे सोडियम और ये ऐसी चीज़ें फिर बार बार पेशाब जाने के कारण निकलती रहेंगी, वेस्ट होंगी, हाइपोनेट्रेमिया होके कमज़ोरी हो जाता है। ये सब चीज़ें एक्सेसिव पानी पीने वालों में होती हैं। तो
एग्जैक्टली डिफाइन करना तो मुश्किल है कि आपको कितना पानी चाहिए, बट अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि मुझे 1.5 से 2 लीटर पेशाब हो, उसके हिसाब से पानी पीना है, आप सेफ रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत चीज़ देखने में इधर बीच मिला है कि जैसे कि सुबह मैं सो के उठा, फॉर एग्जांपल मुझे तो उस समय तक एकदम ठीक है जैसे कि नॉर्मल, लेकिन ये होता है कि पानी पिया मैंने और फर्स्ट टाइम यूरिन पास करने गया, उसके बाद ये कंटिन्यू शुरू हो गया, यूरिन पास बार बार यूरिन लगना ऐसे। तो ये क्या है, सिम्टम है, ये क्या है डॉक्टर साहब? ये देखिए, ये सिम्टम भी हो सकता है, बट उसके अलावा अगर आप देखिए, रात में जब आप सोते हैं, सोने के बाद जनरली पानी नहीं पीते हैं, तो उस समय जो रात भर में यूरिन बना वो कम बना, जब सुबह आप उठे, और आजकल ये लोग बहुत फॉलो करते हैं कि उठ के खूब सारा पानी पिए। अब आपने अब ढेर सारा पानी पी लिया तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो पेशाब बन के निकलेगा, तो उसके कारण भी आपको बार बार जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ सकता है। इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि आप इकट्ठा एक बार में बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, एक रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें, और जो कि मतलब टोटल इनपुट जो है, जाहिर सी बात है दिन में थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि आप रात में नहीं पिएंगे, तो एक रेगुलर इंटरवल पे अगर आप थोड़ा थोड़ा लिक्विड लेते रहेंगे तो आपका शरीर थ्रू आउट द डे हाइड्रेटेड रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते, आप सपोज बाहर काम करते हैं, आप सुबह घर से 1 लीटर पानी पी के निकलते हैं और उसके बाद अगले 4-5 घंटे आप जब बाहर काम कर रहे हैं पानी नहीं पिए, तो आपका शरीर उस समय डिहाइड्रेट हो जाएगा। शुरू में आपने बहुत पानी पिया तो उस समय बार बार पेशाब करके शरीर से पानी निकल गया, उसके बाद कई घंटे आपने नहीं पिए तो शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा, और वैसे लोगों में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होने लगता है। तो रेगुलर इंटरवल पे, इवन इफ़ आप बाहर काम कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो रेगुलर इंटरवल पे तरल पदार्थ कुछ भी लेते रहिए। ज़रूरी नहीं कि पानी ही लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि उससे तो और स्टोन वगैरह बनने की समस्या हो सकती है। पानी पीजिए, जूस पीजिए, छाछ पीजिए, ये सब तरल पदार्थ, कुछ ना कुछ दही, मट्ठा, ये सब लीजिए, ये आपको फ़ायदा भी करेगा। आप देख रहे हैं डॉक्टर विकास कुमार जी को, यूरोलॉजिस्ट है, और मूत्र से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, और इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में ले जाएंगे। डॉक्टर साहब से लास्ट सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, एक ही लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि स्टोन किडनी में हुआ, और स्टोन जो है डॉक्टर साहब वो यूरिन पास करने की जो नली होती है उसमें, क्या दोनों एक ही है? नहीं, दोनों एक ही नहीं है। किडनी में जब स्टोन होता है, रीनल स्टोन, तो उसका मैनेजमेंट वगैरह थोड़ा डिफरेंट है, उसके सिम्टम्स भी थोड़े डिफरेंट हैं। यूरेटर में जो किडनी की नली है उसमें स्टोन होता है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं और उसका मैनेजमेंट भी अलग होता है। तो मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। जैसे किडनी में जब स्टोन होता है तो जनरली बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, अनलेस कि किडनी से जहाँ यूरिन निकल रहा है, जिसको पीयूजे बोलते हैं, पेल्वियूरेटिक जंक्शन, अगर वहाँ पे स्टोन है, ब्लॉक कर रहा है और किडनी में सूजन हो रही है, तो उसके कारण ज़्यादा पेन हो सकता है। यूरेटर में जब स्टोन होता है तो ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत मरोड़ के दर्द होता है, पेशाब में जलन, बार बार पेशाब जाना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। पेशाब में खून आ सकता है, दोनों ही कंडीशन में, ठीक है। और यूरेटर में जो स्टोन होता है ज़्यादा पेनफुल तो होता ही है, साथ में एक तरह से यहाँ भी प्रेशर किडनी पे पड़ता है, किडनी में सूजन बढ़ने लगता है, तो उससे किडनी को नुकसान पहुँच सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर स्टोन जैसा इस तरह का दर्द हो रहा है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से मिलिए, और अगर आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने पे पता चलता है कि स्टोन है तो यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और आपको इसका तुरंत निदान करना चाहिए। आपने देखा डॉक्टर विकास कुमार जी को, जो कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था हमारे यूरोलॉजिस्ट से। तो इस बार के लिए इतना ही, अगली बार फिर हम किसी हॉस्पिटल मिलते हैं अपने स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू आप लोग का भी।